साल था 1837। अमेरिका में एक बच्चे का जन्म होता है। शुरुआत से ही उसने अपना फोकस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की फील्ड में लगाया। किसी को भी नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे पहली $1 बिलियन वाली कंपनी को बिल्ड कर देगा, साथ ही मुसीबत पड़ने पर अपने देश की मदद भी करेगा। ये कहानी है अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम को आसमान तक ले जाने वाले जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 को अमेरिका की हार्टफोर्ड सिटी में हुआ था। उनका पूरा नाम जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन था। जेपी का फ्यूचर पहले से ही तय था कि उनको एक बैंकर बनना है, क्योंकि उनके फादर जूनियस स्पेंसर मॉर्गन खुद एक बैंकर थे। 1851 में उनके फादर ने उन्हें बोस्टन के इंग्लिश हाई स्कूल में एडमिशन दिला दिया। कुछ महीनों तक जेपी अपनी पढ़ाई करते रहे, लेकिन वहाँ पर उनको रूमेटिक फीवर हो गया। ये फीवर उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। जब कोई भी नुस्खा काम नहीं आया तो उनके फादर ने डॉक्टर्स की सलाह से जेपी को एजोर आइसलैंड पर भेज दिया। वहाँ पर वो करीब 1 साल तक रहे। फाइनली जब उनका ये फीवर ठीक हो गया तो वो वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बोस्टन लौट आए। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो उन्होंने अपने फादर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। जेपी अमेरिका की इकोनॉमिक डायनामिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, इसीलिए साल 1860 में उन्होंने जेपी मॉर्गन एंड सी नाम से खुद की फर्म स्टार्ट की। किसी भी जेपी की नजर ड्रेक्सल नाम की एक कंपनी पर गई, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यूरोप और अमेरिका के कनेक्शंस जोड़ती थी। उस टाइम पर अमेरिका में इकोनॉमिक चांस तेजी से बढ़ रहे थे। जेपी इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ड्रेक्सल कंपनी के ओनर एंथनी ड्रेक्सल के सामने अपनी कंपनी को मर्ज करने का प्रपोजल रखा। लकीली एंथनी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों कंपनियां कभी भी मर्ज नहीं हुई थी, बल्कि प्रॉफिट कमाने के लिए एक दूसरे का साथ दे रही थी। जेपी हमेशा सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे। जब निकोला टेस्ला वुड एंड क्लाइव टावर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो जेपी को इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा। उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया, लेकिन जब उनको ये पता चला कि टेस्ला इस प्रोजेक्ट से फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो जेपी ऐसा करने के लिए डिसएग्री कर देते हैं और टेस्ला से अपनी फंडिंग वापस करने को कहते हैं। जेपी की फंडिंग वापस करने की वजह से टेस्ला फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रेस में आ चुके थे और उनका वुड एंड क्लाइव टावर बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया था। 1861 में उन्होंने अमेलिया स्टर्जर से शादी कर। ये टाइम उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा टाइम था, लेकिन ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही अमेलिया की डेथ हो जाती है। इस टाइम पर जेपी सिर्फ 24 साल के थे। उन्होंने खुद को रिवाइव किया ही था कि तभी अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को वॉर के लिए रेडी कर रही थी। जेपी के पास भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है। उनके पास 2 ऑप्शन, या तो वे वॉर में हिस्सा ले ले या फिर $300 पे करके वॉर से पीछा छुड़ा ले। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना और गवर्नमेंट को $300 पे कर दिया। जेपी ने वॉर से पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उन्होंने गवर्नमेंट से 5000 से ज्यादा पुरानी राइफल्स को करीब $3.5 के रेट पर खरीद लिया। उनमें कुछ माइनर चेंजेस करके उन राइफल्स को $22 पर राइफल के हिसाब से दोबारा गवर्नमेंट को बेच दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने ही देशी गवर्नमेंट से फ्रॉड करके अपनी प्रॉपर्टी 600% तक बढ़ा ली। दूसरी ओर 18th सेंचुरी के एंड में अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री अपने पीक पर होती है। इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े टाइकून एंड्रयू कार्नेगी थे, क्योंकि उनकी कंपनी कार्नेगी स्टील मार्केट पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। जेपी इस कंपनी को खरीदना चाहते थे, इसीलिए वो कार्नेगी स्टील को खरीदने के लिए एंड्रयू कार्नेगी के पास पहुँच गए। कार्नेगी ने अपनी कंपनी को सेल करने के लिए $480 मिलियन की डिमांड की। कार्नेगी को लग रहा था कि जेपी इस डील को कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने बेझिझक होकर इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। इस डील के बाद जेपी का विजन और स्ट्रॉन्ग हो गया। वो चाहते थे कि अमेरिका की सभी स्टील कंपनियों पर उनका इन्फ्लुएंस हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने स्टील कंपनियों को लोन देना शुरू कर दिया, साथ ही उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी किया। जब कोई कंपनी लोन नहीं चुका पाती थी तो जेपी उस कंपनी को खुद की कंपनी में मर्ज कर लेते थे। उन्होंने ऐसा करते करते फेडरल स्टील, नेशनल स्टील, अमेरिकन टिन प्लेट जैसी बड़ी कंपनियों को अपने अंडर करके यूएस स्टील की नींव रखी। जब इस कंपनी को मर्ज किया गया था तब इसकी वैल्यूएशन करीब $1.4 बिलियन के लगभग थी और ये $1 बिलियन के माइलस्टोन को टच करने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी। जेपी ने स्टील ट्रांसपोर्टेशन को तेजी से बढ़ते देखा तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए। उन्होंने रेलवे इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों पर इन्वेस्ट किया और उनकी मदद भी की। जेपी हमेशा से ही कंपनियों को मर्ज होकर एक स्ट्रॉन्ग
एम्पायर बनाने का सजेशन देते थे। उन्होंने रेलवे इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों को मर्ज होने का सजेशन दिया। कंपनियों के मर्ज होने से जेपी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना, जिससे उनको सरप्राइजली काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जेपी ने यूनियन पैसिफिक और साउथर्न पैसिफिक जैसी बड़ी कंपनियों के फाइनेंसिंग में हेल्प की। जेपी के एफर्ट्स की वजह से रेलवे नेटवर्क ने अमेरिका को प्रोडक्ट्स और पीपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसी के साथ साल 1871 में उन्होंने जेपी मॉर्गन एंड को की नींव रखी, जो एक फाइनेंशियल सर्विस बैंक थी। इस बैंक से जेपी का गोल बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना था। उन्होंने इस बैंक के जरिए बहुत सारी कंपनियों को लोन दिए, जिससे उनका बिजनेस का फैलाव तेजी से हुआ। जेपी ने चेज मैनहट्टन बैंक को जेपी मॉर्गन एंड को में मर्ज कर लिया, जिससे जेपी मॉर्गन चेज की स्थापना हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जेपी मॉर्गन चेज दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। जेपी हर दिन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते जा रहे थे कि तभी 1907 के क्राइसिस ने उनकी इस बेलगाम दौड़ पर लगाम लगा दी। उस टाइम पर अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम आज के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं था। छोटे बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, जिसकी वजह से वे कस्टमर की रकम अदा नहीं कर पा रहे थे। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी बढ़ने लगी। ट्रस्ट कंपनियों ने जोखिम भरे इन्वेस्ट किए और उनके द्वारा किए गए इन्वेस्ट बर्बाद हो गए। मुसीबत और बढ़ गई जब न्यूयॉर्क की निक्सन ट्रस्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लोगों का ट्रस्ट बैंक्स के ऊपर से पूरी तरह से टूट चुका था। लोग ट्रस्ट कंपनियों और बैंक से अपना पैसा निकालने की डिमांड करने लगे। इस क्राइसिस ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी थी और लगातार इकोनॉमिक क्रैश कर रही थी कि तभी जेपी ने इस मुसीबत को संभालने का फैसला लिया। उन्होंने बैंक्स और ट्रस्ट कंपनियों को बचाने के लिए न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बैंकर्स और बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स फिक्स की। उनको एकजुट होकर काम करने के लिए इंस्पायर किया। शेयर मार्केट को कोलैप्स होने से बचाया और क्राइसिस से अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प भी ली। साथ ही कई जगहों पर जेपी ने अपने खुद के पैसों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने गवर्नमेंट को फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाने के लिए फोर्स किया, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा फेस न करनी पड़े। 31 मार्च 1913 को इटली के रोम शहर में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी डेथ के टाइम उनकी नेटवर्थ लगभग 80 मिलियन US$ थी। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जेपी मॉर्गन का है।